नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के और विभिन्न एग्जामों के मद्देनज़र रखते हुए विभिन्न संस्थानों के जो टेस्ट पेपर हैं वो सॉल्व करवाते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है यूपी पीसीएस के लिए ध्येय आईएएस इंस्टीट्यूट के टेस्ट क्रमांक नंबर 1 पर चर्चा करेंगे। साथ ही उसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित भी होगा कि जो है ये एग्ज़ाम यूपी पीसीएस का और आरओ का जो है, तो आरओ का तो बेसिकली ये है कि री एग्ज़ाम होगा, लेकिन यूपी पीसीएस का होने वाला था जून जुलाई के आसपास एग्ज़ाम, लेकिन अब वो एग्ज़ाम जो है दिसंबर 2024 में होगा। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जो है करवाएंगे। साथ ही में जीएस वर्ड की भी करवाएंगे, दृष्टि की भी करवाएंगे और संस्कृति आईएएस की भी जो है टेस्ट पेपर करवाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं ध्येय आईएएस का पहला टेस्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 भिन्न रूप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है शामिल है। जो न्याय है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। उनके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। जबकि दूसरा कथन है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तथ्यों को जो है फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ये इन तत्वों को जो है 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है, ना कि फ्रांसीसी क्रांति से। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था की है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। पहला है दोहरी कार्यकारिणी, दूसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व, तीसरा है राजनीतिक एकरूपता, चौथा है शक्तियों का विभेद। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे जो है पहला, दूसरा, तीसरा सही है, जबकि डी ऑप्शन यहाँ पे शक्तियों का विभेद जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि शक्तियों का विभेद जो है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता है। इसलिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया। कारण आर दे रखा है कि उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्ता एवं राष्ट्रीय एकता में जो है अभिवृद्धि होगी। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो ए ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। अनुच्छेद 249 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है, जो एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रहेगा। जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्यसभा द्वारा किसी विषय के संबंध में अधिकतम 5 बार ही ऐसे प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सही कथन के लिए पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है कहा गया है कि जो है संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार जो है 49 के खंड 1 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय के मामले में कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है, जो इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवर्त नहीं रहेगा। मतलब कि 1 वर्ष से समय के बाद जो है लागू नहीं रहेगा, और इसे असंख्य बार राज्यसभा द्वारा जो है पारित कर बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसे एक बार में एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है शंकरी प्रसाद केस में उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति में जो है संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति शामिल नहीं है,
जबकि दूसरा कथन है कि गोलकनाथ केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्ति का उपयोग संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों को कम करने या छीनने के लिए कर सकती है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो पांचवें में देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है उच्चतम न्यायालय ने जो है शंकरी प्रसाद केस में यह माना कि अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान के भाग 3 में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है, जबकि इस निर्णय को उसने गोलकनाथ केस में पलट दिया था और कहा था कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्ति का उपयोग संविधान के भाग 3 में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को कम करने या छीनने के लिए नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पे दोनों कथन गलत थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। निम्नलिखित राज्यों में से किन किन में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। पहला है केरल, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है सिक्किम। तो यहाँ पे जो है इनमें जो है 2008 के परिसीमन के अनुसार जो है अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, सिक्किम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा दादर और नगर हवेली एवं लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन, चारों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। निम्न में से किसके शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। पहला है संघ के मंत्री, दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तीसरा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, चौथा है भारत के राष्ट्रपति। तो 7वें में जो है सही जवाब होगा जो है तृतीय अनुसूची में जो है राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख हमें नहीं मिलता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, जबकि तृतीय अनुसूची में संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और किसी राज्य के मंत्री आदि के शपथ का प्रारूप हमें देखने को मिलता है। इसलिए ए, बी और पहला, दूसरा, तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो अनुच्छेदों का मिलान करना है उनके प्रावधानों से। तो अनुच्छेद 16(1) अनुच्छेद 16(1) जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है, ये सही है। अगला है, इसको थोड़ी देर रोक लेते हैं। अगला है अनुच्छेद 16(4) पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। अगला है अनुच्छेद 16(6), इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नियुक्तियों में आरक्षण से संबंधित है, ये सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? जो है बी ऑप्शन 16(3), जबकि जो है ये प्रावधान 16(4) का है, 16(4) में किया गया है आरक्षण का प्रावधान, क्योंकि जो है अनुच्छेद 16(3) में संसद को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार या उसके भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी कार्यालय में निश्चित रोजगार या नियुक्ति की आवश्यकता के रूप में निवास निर्धारित करने के लिए कोई कानून बनाने से रोका नहीं गया है, अर्थात कोई राज्य जो है निवास की अनिवार्यता लागू कर सकता है। समझ गए ना? तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये आरक्षण से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 16(4) में जो है वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु समय समय पर भारत में विभिन्न सरकारों में उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई। निम्न उप प्रधानमंत्री को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करके कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। YB चौहान, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, बेबीलाल। यहाँ पे देखा जाए मोरारजी देसाई जो है मोरारजी देसाई बने थे 1967 से 69 के मध्य। हालांकि पहले जो है उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय जो है प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे बने थे चौधरी चरण सिंह, वो बने थे जनवरी 1979 से जुलाई
जो है 79 तक, और वाई बी चौहान बने थे जो है 1979 से 80 तक, और देवीलाल बने थे 1989 से 90 तक। हालांकि देवीलाल 2 बार बने थे, एक बार जो है फिर 1990 से 91 के मध्य भी बने थे। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 मई 1993 को लागू हुआ। इस अधिनियम का अभिपालन करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 10वें में देखा जाए तो दोनों में से कोई सा भी कथन सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो था वह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, और मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने इस अधिनियम का अभिपालन किया, ना कि राजस्थान। और मध्य प्रदेश की विधानमंडल ने मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 अधिनियमित किया, जिसके तहत वहां 1994 में पंचायत चुनाव आयोजित हो पाए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 1947 में भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर किसने कहा था कि विभाजन को मंजूर करना कांग्रेस की राजनीतिक असफलता है? तो यह कथन जो है किसने कहा था? अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व मुंबई में हुए अधिवेशन में अपने भाषण के दौरान गांधी जी ने निम्न में से कौन सी बातें कही थी? पहला कथन है कि सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़ें और कांग्रेस के प्रति अपने निष्ठा की घोषणा कर दें। दूसरा कथन है सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। तीसरा कथन है छात्र पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हों। चौथा कथन है कि राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें। तो यहाँ पे सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दूसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा और चौथा सही है। तो वे 4 कथन कौन से हैं? तो वे 4 कथन हम लोग बताते हैं। पहला था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, जबकि इसमें लिखा है कि नौकरी छोड़ें, इसलिए ये यहाँ पे गलत हो जाता है। नौकरी न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपने निष्ठा की घोषणा कर दें। और जो तीसरा ऑप्शन है ये इसलिए गलत है क्योंकि छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें, अन्यथा वे पढ़ाई ना छोड़ें। और बाकी तो है ही कि जो है सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे, तो ये जो है सही हो जाएगा। और ये राजा महाराजा वाला भी कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 13 में देखा जाए तो डी ऑप्शन सही नहीं है कि राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद फैजी ने किया था, जबकि राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया था। इसलिए यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि फैजी ने गणित की पुस्तक जो थी लीलावती तथा नलदमती उसका फारसी में अनुवाद किया था, ना कि राज तरंगिणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस जो थी उसने समाजवादी पार्टी को औपचारिक मान्यता दी, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे तथा महासचिव जयप्रकाश नारायण बने। दूसरा कथन कारण आर है, इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के उद्देश्य से की थी। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 14 में देखा जाए तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। पूना पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध गांधी जी 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ही अनशन पर बैठ गए, जो कि गांधी जी का पहला आमरण अनशन था। जबकि दूसरा कथन है कि 24 सितंबर को पूना समझौते के बाद गांधी जी ने तुरंत अपना अनशन तोड़ दिया था। यहाँ पे सही कथन का चुनना है। तो सही कथन को ये देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है 24 सितंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य
जो है पूना समझौता हुआ और इस समझौते के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना आमरण अनशन जो है तोड़ दिया। इसलिए दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो सही के लिए पूछा है तो ए ऑप्शन ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 16 में देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी, ना कि अक्टूबर 1928 में। इसलिए ये जो है सी ऑप्शन यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, 1944 में प्रस्तुत शिक्षा की सार्जेंट योजना में कौन से प्रावधान थे, कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है इसमें जो है प्रारंभिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाने की बात कही गई। इस योजना के अंतर्गत उत्तर माध्यमिक श्रेणी जो है समाप्त करने की बात कही गई। तीसरा कथन है 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की घोषणा की गई। और चौथा कथन है कि उच्च विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, विद्या विषयक और जो है व्यावसायिक शिक्षा के लिए। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सी कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए चारों ही कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत में पहला अंग्रेजी भाषा समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। दूसरा कथन है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, इसके प्रकाशक जुगल किशोर शुक्ला थे। तो दोनों कथनों को देखना है और बताना है कौन सा सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो पहला है बंगाल गजट, ये जो है 1780 में भारत में अंग्रेजी भाषा में प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। इसके अलावा हिंदी भाषा का जो है पहला समाचार पत्र जो है उदंड मार्तंड था, इसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में कोलकाता में जुगल किशोर शुक्ला द्वारा जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो वेदों का मिलान करना है उपवेद से। तो ऋग्वेद का जो है मिलान करेंगे उपवेद से, तो ऋग्वेद का मिलान होगा आयुर्वेद से, सामवेद का मिलान होगा गंधर्ववेद से, और यजुर्वेद का मिलान होगा धनुर्वेद से, और अथर्ववेद का मिलान होगा शिल्पवेद से। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, मौर्य प्रशासन के संबंध में अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रत्येक तीर्थ एक अलग विभाग का उत्तरदायित्व संभालता था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए ए ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो समाहर्ता के बारे में बात की गई है तो समाहर्ता जो है राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, जबकि सानिध्यता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। सानिध्यता जो है राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, मथुरा कला शैली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस शैली की मूर्तियों के निर्माण में काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया है, जबकि दूसरा कथन है इस कला शैली में जो है हिंदू और जो है बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे उपर्युक्त में से कौन सी कथन सही है ये आपको बताना है। तो 21 में देखा जाए तो यहाँ पे दूसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि मथुरा कला शैली का विकास जो है कुषाण शासक कनिष्क के समय हुआ था, और इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग मूर्ति बनाने में किया गया है। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने के पीछे क्या उद्देश्य थे। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है कि वह भारत के धन संपदा को लूटकर अपने मध्य एशियाई सैन्य अभियानों के लिए पर्याप्त धन एकत्र करना चाहता था। दूसरा कथन है वह पड़ोस के हिंदू राज्य को नष्ट कर उससे लंबे समय से चली आ रही शत्रुता का स्थायी समाधान करना चाहता था। तीसरा कथन है भारत में अपने राज्य की स्थापना करना। चौथा है इस्लाम का प्रसार करना। यहाँ पे 22 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला, दूसरा, चौथा सही है। पहला, दूसरा सही है। इसके अलावा और भी कहा जाता है कि वह यश पाना चाहता था, इसलिए भी उसने भारत पर आक्रमण किया। इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में दे रखा है कि नाभिक में समान आवेश वाले प्रोटॉन कणों के मौजूद होने के बावजूद वह स्थायी होता है। कारण आर दे रखा है कि नाटकीय बल प्रोटॉन के प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे 23 में दे रखा है ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक जो है कष्ट होता है, क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जो है दोनों का तापमान 100 डिग्री जो है सेंटीग्रेड ही होता है, क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी का मान क्या होता है? इसका मान होता है जो है एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन एक किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है? तो इस उपकरण का नाम है जो है इलेक्ट्रोस्कोप। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। प्रकाश के निम्नलिखित में से किस एक गुण की व्याख्या उसकी प्रकृति को तरंग मानकर नहीं की जा सकती है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है प्रकाश विद्युत प्रभाव को। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो यह जो है वाष्पीकरण द्वारा वायु को शीतल करता है ये। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन वाष्पन शीतलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो बेकेलाइट के सामने लिखा है। बेकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक है, ना कि थर्मोप्लास्टिक, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए नौसादर का मिलान किससे होगा? नौसादर का मिलान होगा अमोनियम क्लोराइड से, और नाइट्रोलियम का मिलान होगा कैल्शियम साइनाइड से, और चिली साल्टपीटर का मिलान होगा सोडियम नाइट्रेट से, और सोरा का मिलान होगा पोटेशियम नाइट्रेट से। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है? तो इस दवा का नाम है जो है LSD। LSD का पूरा नाम होता है लाइसर्जिक अम्ल डाइथाइलेमाइड। यह एक जो है मति भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वाटर गैस का प्रमुख घटक है? तो 32 में देखा जाए तो डी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है वाटर गैस का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है, दूसरा है जो है फुफ्फुस सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ पे देखा जाए 33 का, तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि जो सिराएं होती हैं शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर ले जाती हैं, और सिराओं में सामान्यतः अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है, सिवाय फुफ्फुस सिरा के जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस रोग में शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है? तो यहाँ पे 34 में देखा जाए तो सही जवाब है एडिसन रोग। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है वृक्क। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है संविधान का भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। दूसरा कथन है कुछ आवश्यक दशाओं में राज्य विधानमंडलों को भी संविधान में संशोधन का अधिकार है। तो सही कथन का चुनाव करना है। तो 36 में देखा जाए तो केवल पहला सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन का अधिकार ही नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है।
तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों ही कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को पारित करने के लिए किया गया था? तो 38 का सही जवाब है जो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 1955 को पारित किया गया, और इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्यों तथा 6 संघ शासित क्षेत्रों में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस एक ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिमंडल कहा? तो के संथानम ने कहा था, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। तो अभिकथन ए में दे रखा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। कारण आर दे रखा है कि राष्ट्रपति इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 40 में दे रखा है, 40 में ये दे रखा है कि ए तो सही है परंतु आर यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, सल्तनत काल में प्रांतों को विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर जिले या सिक की स्थापना सबसे पहले किस सुल्तान ने की थी? तो यहाँ पे 41 का देखा जाए तो सही जवाब है बलबन ने की थी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से भारत के कौन से ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं कम से कम 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। यहाँ पे 42 का सही जवाब है ए ऑप्शन, चारों की ही सीमाएं मिलती हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस नगर को कोच्चि का जुड़वा नगर कहा जाता है? तो एर्नाकुलम को जो है कहा जाता है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो है नगरीय नगरों की संख्या 9 है, जबकि दूसरा कथन है 9 महानगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 21.8% भाग निवास करता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 44 में देखा जाए तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे 21.8% नहीं 23.8% भाग जो है पर्सन निवास करते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। पहला कथन है यह उत्तर में ताप्ती के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। दूसरा कथन है यह हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तीसरा कथन है इसकी औसत ऊंचाई 1300 मीटर है। चौथा कथन है यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। यहाँ पे 45 में देखा जाए तो पूछा गया है कि सही कथन का चुनाव करना है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। लेकिन इसकी ऊंचाई के बारे में बात की जाए तो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई जो है 1200 मीटर है, इसलिए ये तीसरा ऑप्शन गलत है। तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए 46 में तो सी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो है सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के पास स्थित है, जबकि मरखा घाटी लद्दाख में, जुकू घाटी नागालैंड में, युथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। सांगला घाटी कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को 20 फरवरी 2014 को मंजूरी प्रदान की गई। दूसरा कथन है इस मिशन के तहत अगले 1 दशक में 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वनावरण का लक्ष्य रखा गया है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 47 में देखा जाए केवल पहला सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसके तहत जो है 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि का वनावरण का लक्ष्य रखा गया है, ना कि 2 करोड़ का। और इस मिशन के जो है कुल परिव्यय जो मतलब खर्चा है और जो है केंद्र और राज्य जो है 75:25 के रेशो में खर्च करेंगे, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 भी है।
जहां 90% हिस्सा केंद्र सरकार खर्च करेगी और 10% हिस्सा राज्य सरकार खर्च करेगी। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन से कारक महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। पहला है पृथ्वी की आकृति, दूसरा तापमान में भिन्नता, तीसरा है लवणता में भिन्नता, चौथा है पृथ्वी का जो है परिभ्रमण। तो यहाँ पे देखा जाए 48 में तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। इस चारों कारक जो है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। शहरों का मिलान करना है नदियों से। तो जो है रॉटरडैम जो शहर है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो है राइन नदी के तट पर है। तो यहाँ पे चौथे से मिलान हो जाएगा। हैम्बर्ग जो है एल्ब नदी के जो है तट पर है, तीसरे से मिलान हो जाएगा। बुडापेस्ट जो है ये डेन्यूब नदी के तट पर है, दूसरे से मिलान हो जाएगा। बैंकॉक जो है चाओ फ्राया नदी पे के तट पर स्थित है, तो इसका पहले से मिलान हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में दे रखा है कि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर स्थित हैं, जबकि कारण दे रखा है कि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 50 में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है क्योंकि ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, परंतु आर ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, स्टॉकहोम समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में पर्यावरण सुरक्षा हेतु जो है विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास था। जबकि दूसरा कथन है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना था। जबकि दूसरा कथन है, इस सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। चौथा कथन है, इस सम्मेलन में पर्यावरण संकट को दूर करने हेतु 25 सूत्रीय घोषणा पत्र भी तैयार किया गया। यहाँ पे 51 में देखा जाए तो यहाँ पे सभी कथन सही है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, नीचे दिए गए विटामिनों में से किन किन का जो है आंत के बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषण होता है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो विटामिन B6, विटामिन H या बायोटिन, विटामिन B12, विटामिन B3। तो यहाँ पे जो है पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा यहाँ पे गलत है, क्योंकि विटामिन 12 का जो है आंत में बैक्टीरिया विटामिन B12 जो है आंत के बैक्टीरिया संश्लेषण करते हैं, और जो है इसमें जो है क्या शामिल नहीं है, विटामिन B3 शामिल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में दे रखा है कि उपकला ऊतक छत ऊतकों पर शीघ्रतापूर्ण जो है पुनरुत्पादित होकर घावों को भरने में सहायता करती है। जबकि कारण आर दे रखा है कि उपकला कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता के कारण जो है पुनरुद्भवन की बहुत जो है क्षमता पाई जाती है। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए में दे रखा है कि लार भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। कारण आर दे रखा है कि लार में जो है माल्टेज एंजाइम पाया जाता है। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो 54 में देखा जाए तो कथन तो दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो लाइकेन के संबंध में देखा जाए तो सी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि लाइकेन के बारे में कहा गया है कि लाइकेन एक प्रकार की मिश्र जीव है जो कवक तथा शैवाल के परस्पर सहयोग से बनता है, और लाइकोन के कवक घटक को जो है लाइकोन के कवक घटक को माइक्रोबायोन्ट और शैवाल घटक को फाइकोबायोन्ट कहते हैं। परंतु लाइकेन जो है उष्णकटिबंधीय वनों में बहुतायत में पाए जाते हैं, ना कि उपोष्ण कटिबंधीय वनों में, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की जो है 42वीं बैठक में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह लक्ष्य जो है उसने निर्धारित किया है 2030 तक। यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है? तो यहाँ पे 57 का सही जवाब है जो है जापान को पीछे छोड़कर, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जबकि जो है चीन जो है सौर ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो एनीमोमीटर एक वायु वेग मापी यंत्र है, ना कि पौधे की वृद्धि का मापन करता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत था। और जो है पौधों की वृद्धि को मापने के लिए जो है क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पलायन वेग कितना बढ़ाना पड़ेगा कि वह पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए? तो यहाँ पे जो है उसका पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड रहेगा। तो यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपने मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो कौन सी प्रतिक्रियाएं होती हैं? तो 60 में जो है सही जवाब होगा उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य हो जाता है और गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, लेकिन वेग न्यूनतम नहीं होता है। वेग न्यूनतम नहीं होता है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अल्फा किरणों की भेदन क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है, जबकि दूसरा कथन है कि अल्फा किरणों की आयनकारी क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 61 में देखा जाए तो सही जवाब है दूसरा, क्योंकि 100 गुना होती है, मतलब कि अल्फा किरणों की आयनकारी क्षमता जो है बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुना होती है, इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जबकि पहला यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में अधिकतम से कम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो दे रखा है पहले सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जस्ता, इस क्रम में होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया, उनमें निम्न में से कौन से शामिल हैं? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। 6 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। पहला है तिरंगी बर्फी जो वाराणसी की है, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट जो वाराणसी का है, थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी, बेंत और बांस शिल्प जो है बरेली, जरदोजी शिल्प जो है बरेली, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल जो है पिलखुआ हापुड़। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा डी ऑप्शन, चारों को ही मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन है इस कंपनी को अप्रैल 2024 में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया, अप्रैल 2024 में, और इसकी स्थापना अगस्त 1974 में की गई थी, और इसका जो है 1974 में की गई थी, और इसका पंजीकृत कार्यालय जो है नई दिल्ली दे रखा है, लेकिन हकीकत में नोएडा है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है और कॉर्पोरेट कार्यालय नोएडा में है, इसलिए ये तीसरा सही है, दूसरा सही है, पहला सही है, लेकिन चौथा यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देश की दूसरी सबसे बड़ी यूरिया उत्पादक कंपनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन को लॉन्च किया गया। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य कक्षा 3 के स्तर तक के बच्चों को बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मक योग्यता सुनिश्चित करना है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है 65 में देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मिशन अमृतसर सरोवर का प्रारंभ 24 जून 2022 को किया गया, जबकि दूसरा कथन है इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी के लिए जल संग्रहण और संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है 66 में देखा जाए? तो 66 में देखा जाए तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है 24 अप्रैल 2022 को जो है इसका प्रारंभ किया गया और जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी के लिए जल संग्रहण और संरक्षण को बढ़ावा देना है। बाकी जो है दूसरा स्टेटमेंट सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रीय कृषि बाजार स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। पहला कथन है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल का शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को किया गया। दूसरा कथन है यह जो है कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, जबकि तीसरा कथन है यह किसानों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ करता है जिसमें उसके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। तो 67 में देखा जाए तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही है, इसलिए ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है किस पर? तो 68 में जो है सही जवाब है डी ऑप्शन, न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और जो है यह निर्गमन के लिए जो है अनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर जो है 1956 ईस्वी में न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, यदि किसी के माता पिता का रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है तो उसकी संतानों का रुधिर वर्ग होने की क्या संभावना है? तो उसकी संतान का ए बी ओ किसी भी रुधिर वर्ग की हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इंटरफेरॉन की खोज आइजैक्स एवं लिंडेनमान नामक वैज्ञानिकों ने की थी। दूसरा कथन है कि इंटरफेरॉन वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे जो है प्रोटीन होते हैं जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो 70 में देखा जाए तो दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दे रखे हैं, तो यहाँ पे 71 में देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि मानव में 14 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि मानव में जो है 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, अर्थात 24 पसलियाँ होती हैं। और मानव की खोपड़ी में कुल 29 अस्थियाँ और मानव के दोनों अग्रपादों में कुल 60 अस्थियाँ तथा दोनों पश्चपातों में कुल जो है 60 अस्थियाँ होती हैं। बाहों को कंधे पर जोड़ने वाले भाग को अंश मेखला तथा टांगों को कूल्हे पर जोड़ने वाले भाग को जो है श्रोणी मेखला कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, ब्रायोफाइटा संघ के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ब्रायोफाइटा के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक नहीं होते हैं। क्योंकि ब्रायोफाइटा संघ के पौधे जो है मृदा अपरदन रोकने में जो है सहायक होते हैं, और इसमें लिखा है नहीं होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्न दलहनी फसलों में पाई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा के क्रम में अधिक से कम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो सबसे अधिक जो है प्रोटीन जो है सोयाबीन में 45%, फिर इसके बाद जो है मसूर की दाल में 25%, उड़द की दाल में 24% और अरहर की दाल में 20 से 21%, लोबिया में 23% तक पाई जाती है और मूंग में भी 25%। इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, मारवाड़ी का युद्ध कब और किसके मध्य
किया गया था। तो मरवाड़ी का युद्ध जो है 1624 ईस्वी में मुगलों और अहमदनगर के बीच हुआ था और मुगलों की तरफ से परवेज महाबत खां और बीजापुर की सेनाओं ने भाग लिया, जबकि अहमदनगर की तरफ से मलिक अंबर और शाहजी ने भाग लिया। इस युद्ध में अहमदनगर की सेना विजय रही। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। डचों के संबंध में कौन से कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। 1595-96 ईस्वी में कार्नेलियस आउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान दल जो है पूर्वी जगत में पहुंचा। दूसरा कथन 1602 ईस्वी में स्थापित डच कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड को हॉलैंड सरकार द्वारा प्रारंभ में 51 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने और आक्रमण एवं विजय करने के संबंध में अधिकार प्रदान किए गए। तीसरा कथन है डचों ने भारत से मसाले के व्यापार को बढ़ावा दिया। चौथा कथन है औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार डचों को दिया था। तो यहाँ पे देखा जाए 75 में, तो यहाँ पे जो है पहला सही है, चौथा सही है, जबकि दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। अंग्रेजों के विरुद्ध हुए निम्न विद्रोहों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। जो खांसी का विद्रोह हुआ वो मेघालय में 1828 से 1833 ईस्वी के बीच हुआ। कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में पहले 1829 से 39 ईस्वी और फिर बाद में 1844 से 1848 ईस्वी के मध्य हुआ। इसके अलावा रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में 1879 ईस्वी में, जबकि चुआर विद्रोह या भूमिन विद्रोह 1866 से 1872 ईस्वी के मध्य हुआ था। यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्न घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। पहला है सीधी कार्यवाही दिवस, दूसरा है संविधान सभा का चुनाव, तीसरा है कैबिनेट मिशन का आगमन, चौथा शाही नौसेना का विद्रोह। तो यहाँ पे जो है 77 में देखा जाए तो शाही नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को प्रारंभ हुआ, जबकि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में तथा मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, जबकि दूसरा कथन है डीके जो है कर्वे द्वारा पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 78 में दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। एडी गोरवाला समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना हुई थी? तो 79 में देखा जाए तो SBI की स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और जो है इस समिति की स्थापना 1952 में की गई। यह जो है सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन वर्ष 1949 में किया गया। दूसरा कथन है कि साधन लागत पर राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता है। तो सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं और जो है और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के ग्राहकों को एक शीघ्र शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष बैंकिंग लोकपाल नामक जो है संस्था का गठन किया गया? तो यहाँ पे 81 का सही जवाब है सी ऑप्शन, जून 1995। इस समय जो है बैंकिंग लोकपाल नामक संस्था का गठन किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। कैश काउ शब्द निम्नलिखित में से किस एक के साथ संबंधित है? तो यहाँ पे देखा जाए कैश काउ जो है शेयर बाजार से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जब कोई शेयर जो है लगातार अच्छा लाभ देता है तो ऐसे शेयरों को कैश काउ की संज्ञा दी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से शियर शब्द किसको व्यक्त करता है? तो शियर शब्द जो है समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे चिन्हित करता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय जो है कार्य योजना वर्ष 2008 में लोकार्पित की गई थी, जबकि दूसरा कथन है कि कार्बन व्यापार का संबंध क्योटो प्रोटोकॉल से है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। यहाँ पे जो है 84 में देखा जाए दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव बिहार और पक्षी बिहार का मिलान करना है राज्यों से। तो यहाँ पे देखा जाए 85 में तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ना कि केरल में। ये मिलान गलत है, इसलिए ये सही माना जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में स्थापत्य दे रखा है और दूसरी तरफ निर्माणकर्ता दे रखा है। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया और मोती मस्जिद आगरा का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया और इत्मादुद्दौला का मकबरा का निर्माण जो है नूरजहां ने करवाया और मोती मस्जिद का निर्माण जो दिल्ली में है औरंगजेब ने करवाया। इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, भक्तिकालीन संतों में से किस एक की रचनाएं अभंग के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो अभंग के रूप में किन की कविताएं प्रसिद्ध हैं? तो ये इनका नाम है नामदेव। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन एक बाबर से संबंधित नहीं है? तो 88 में देखा जाए तो मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है 15 मई 1555 ईस्वी को हुमायूं व अफगानों के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं विजय रहा। इस विजय के बाद जो है संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया। और तो यहाँ पे मच्छीवाड़ा का युद्ध का संबंध बाबर से नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसकी एक महत्वपूर्ण कृति जो है तुगलकनामा है? तुगलकनामा जो है आमिर खुसरो की जो है ऐतिहासिक कृति है। इसमें शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख मिलता है हमें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, असत्य कथन का चुनना है। तो यहाँ पे देखा जाए हर्षवर्धन ने जो है प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा हर्षचरित नामक नाटकों की रचना की। ये यहाँ पे सही माना जाएगा क्योंकि यही यहाँ पे असत्य है। जबकि यहाँ पे देखा जाए असत्य इसलिए है क्योंकि हर्षचरित एक दे रखा है। तो हर्षचरित की रचना जो है हर्ष की दरबारी कवि बाणभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, प्राचीन संगम युग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य के लिए पूछा गया है। तो प्राचीन संगम युग में जो है सती प्रथा का प्रचलन विद्यमान था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, लगभग 220 ईसा पूर्व में चीन की महादीवार का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो 92 में देखा जाए चीन के राजा सी हुआंगती ने जो है सीथियन शकों के हमलों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए लगभग 220 ईसा पूर्व में चीनी महाद्वीप का निर्माण करवाया और सीथियन शक खाना बदोश 92 का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित पर विचार करें। ममलूक वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश। तो दिल्ली सल्तनत के उपरोक्त वंशों को सत्ता में बिताए गए वर्षों के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 ईस्वी तक, कुल मिलाकर 94 वर्षों तक शासन रहा इनका। और जो है ममलूक वंश जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक, कुल 84 वर्ष का शासन रहा। लोदी वंश का शासनकाल 1450 से 1552 ईस्वी के मध्य रहा। और जो है सैयद वंश का जो है 1414 से 1450 ईस्वी तक जो है इनका वर्चस्व रहा। इसके अलावा खिलजी वंश की स्थापना 1290 से
1320 ईस्वी के मध्य तक रही। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में दे रखा है कि हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। दूसरा कारण दे रखा है कि इसमें मौजूद जो है वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए ए ऑप्शन सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है कि हमारे भोजन में हमारी रेशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। दूसरा कथन है कि आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है। तो दोनों ही कथन दोनों कथन असत्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से कौन सा एक जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो 96 में देखा जाए तो जर्कोनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, इसका परमाणु क्रमांक 40 होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो है रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं उनका परमाणु क्रमांक 80 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। तो हिपैरिन जो है हिपैरिन को एंटीथ्रोम्बिन कहा जाता है। यह एक जो है संयुक्त पॉलीसैकेराइड है और इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है। तो 97 का सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में दे रखा है कि भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है। कारण आर दे रखा है कि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए ए आर दोनों सही हैं तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन करें। तो एक तरफ जो है श्रवण ग्रंथि है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित हार्मोन्स है। तो पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है मेलाटोनिन, ये सही है। अगला है थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है थायरॉक्सिन होता है। और अग्नाशय से जो है इंसुलिन, लेकिन गैलानिन लिखा है, ये गलत है। अगला है जनन ग्रंथि से होता है प्रोजेस्टेरॉन, तो यहाँ पे ये भी सही है। तो जो है केवल तीसरा सही नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। स्यूडोमोनास मोलेसेनिएरम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है। तो यह जो है विल्ट ऑफ पोटैटो रोग से संबंधित है, यानी आलू का एक रोग है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है मूल अधिकार असीमित नहीं है। दूसरा कथन है मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो असत्य को देखना है तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है और इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्राप्त है। यह असीमित नहीं है। राज्य उन पर
जो है युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ये स्थायी नहीं है और संसद इसमें संशोधन भी कर सकती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 के अंतर्गत समाविष्ट नहीं है? तो 103 में जो है बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो है समाविष्ट नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 104। भारतीय संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? तो यह जो है अनुच्छेद 368 में वर्णित है, भाग 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से किस एक में द्विसदनी प्रणाली नहीं है? द्विसदनी प्रणाली नहीं है। तो 105 में देखा जाए तो सही जवाब है चीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सेवाओं पर कर का प्रावधान जो है 28वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया, ये ऑप्शन करेक्ट है, सही सुमेलित है। बाकी अनुसूचित जाति आयोग का गठन जो है 89वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया और मेघालय राज्य की स्थापना जो है 22वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। नगर निगम नगर पालिका की स्थापना जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा एक लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है? तो इसका संबंध 79वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1999 का, उससे संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से किस एक ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर कहा था? तो ये कथन जो है किनका है? के.टी. शाह का है। के.टी. शाह ने इसी से मिलता जुलता एक तर्क दिया था। उन्होंने इसे जो है अतिरेक कर्मकांडी बताया और टी.टी. कृष्णमाचारी ने इसे भावना का स्थायी कूड़ाघर करके संबोधित किया। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। भारतीय संविधान में वर्णित संरक्षात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 109 में देखा जाए संरक्षात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य किसी सुविधा वंचित समूह को उस स्तर तक उठाने से है जहां से वह समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबर की स्पर्धा में आ सके। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित पर विचार करें। मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इनका सही जो है कालक्रम बताना है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है अक्टूबर 2014 में और जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है सितंबर 2014 में, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है अगस्त 2014 में और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में। इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए पारिस्थितिक तंत्र जो है एक जो है खुला तंत्र है, ना कि बंद तंत्र। ये जो है सही सुमेलित नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 112 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है भारतीय मुद्रा बाजार दीर्घकालीन कोष से संबंधित है। दूसरा कथन है पूंजी बाजार में ऋण व अंश पत्रों के माध्यम से व्यापार होता है, इसका नियमन एवं नियंत्रण सेबी द्वारा किया जाता है। तो 112 में देखा जाए तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है। 113 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 112 हो गया। 113 में देखा जाए तो सीमेंट उद्योग जो है उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जो है उद्योग है और प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन मुख्यतः चुनार व कजरहट, मिर्ज़ापुर
और चुर्क व डाला सोनभद्र आदि में किया जाता है। इस प्रकार से सी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है सोनभद्र या मिर्ज़ापुर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख मेलों का मिलान करना है जिलों से। तो यहाँ पे सोरो मेला जो है कासगंज में आयोजित होता है, ना कि बरेली में, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? तो इसमें जो है 31वां स्थान जो है 2001 में था, और लेकिन 2011 में 29वां स्थान रहा उत्तर प्रदेश का। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्न में से कौन सा एक जो है वाराणसी में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए 116 में, तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है रायबरेली में स्थित है, ना कि वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत में सकल मूल वर्धन की अवधारणा को कब अपनाया गया? तो इसको जो है 2015-16 में अपनाया गया। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण जो है 2004 में स्थापित हुआ, और ये विवाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के मध्य है। ये जो है सही सुमेलित नहीं था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है यही केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह है, और वर्ष 2017 में पेरिस में आयोजित वन प्लैनेट समिट के दौरान इसका गठन किया गया, और इसका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली के लिए जलवायु परिवर्तन के परिणामों का विश्लेषण करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 120, जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयास से निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्दू दैनिक जो है लखनऊ से प्रकाशित किया जाने लगा? तो कौमी आवाज़ उसका नाम था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये घटना 1945 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रशांत महासागर के मध्य स्थित द्वीप समूह को मेलानेशिया कहा जाता है। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? पहला पपुआ न्यू गिनी, और वनुआतु, फिजी और मार्शल। तो यहाँ पे देखा जाए जो है पहला, दूसरा, तीसरा सम्मिलित है। मार्शल इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि मार्शल द्वीप जो है माइक्रोनेशिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित कृषि विश्वविद्यालयों में से कौन सा एक अयोध्या में स्थित है? तो अयोध्या में स्थित है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसकी स्थापना अयोध्या में 1974 में की गई थी, और सरदार पटेल वाली विश्वविद्यालय की स्थापना 2000 में की गई थी मेरठ में, और चंद्रशेखर वाली विश्वविद्यालय की स्थापना कानपुर में 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है जापान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है? तो 123 में जो है देखा जाए यामो जो है एक गर्म एवं शुष्क हवा है जापान में बहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से एक एम्फीबिया वर्ग का जीव नहीं है? तो घड़ियाल जो है सरीसृप वर्ग का जीव है, और सरीसृप वर्ग के जीव जो है असमतापी होते हैं। इनमें श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा संपन्न होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। जबकि एम्फीबिया वर्ग के प्राणी उभयचर होते हैं, और इसमें हृदय प्रायः त्रिकक्षी या त्रिवेशमी होते हैं, जैसे मेंढक और सैलामेंडर और ब्यूफो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, वल्कनीकरण की क्रिया में रबड़ को निम्नलिखित में से किस एक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है? तो रबड़ को जो है सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास किया गया? तो यह जो है वाराणसी में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। सितंबर 2023 में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ। G20 का आगामी 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ प्रस्तावित है? तो यह जो है ब्राज़ील में प्रस्तावित है। ब्राज़ील में प्रस्तावित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब जो है G20 देशों की संख्या 21 हो गई है, क्योंकि अब जो है अफ्रीकी संघ भी इसका मेंबर बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। सितंबर 2023 में मनाए गए निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी है? तो यह जो है यह शिखर सम्मेलन जो है का आयोजन सितंबर 2023 में जकार्ता में किया गया और इसका नाम था आसियान शिखर सम्मेलन। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस सूचकांक में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड का है। भारत का इस सूचकांक में 40वां स्थान है। तो यहाँ पे 129 में देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। सितंबर 2023 में 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन भारत में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो यहाँ पे 131 का सही जवाब है। 131 का सही जवाब है डी ऑप्शन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। सितंबर 2023 में भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इनका नाम है 132 का सही जवाब है जो है थर्मन सनमुगरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई? तो उस शहर का नाम है 133 का सही जवाब है बी ऑप्शन सहारनपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? व्यक्तियों का मिलान करना है तो यहाँ पे सभी सही सुमेलित है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। सितंबर 2023 में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? इंदौर में किया गया और इसमें सभी 100 स्मार्ट शहरों की भागीदारी रही। 136 नंबर क्वेश्चन। सितंबर 2023 में देश के पहले जो है कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मसूरी में किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। सितंबर 2023 में कानपुर स्थित एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है क्या रखा गया है? 137 में प्रबल रखा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। सितंबर 2023 में जो है सिम्बेक्स 2023 नामक द्विवार्षिक नौ सैन्य अभ्यास भारत एवं किस देश के मध्य किया गया? तो यह अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के मध्य किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को क्षेत्र अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए जो है नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो 139 का सही जवाब है बी ऑप्शन
डॉक्टर स्वाति नायक को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया गया? तो 140 का सही जवाब है डी ऑप्शन, ग्रेटर नोएडा। और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। सितंबर 2023 में टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची जारी की गई। इसमें शीर्ष स्थान किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? तो 141 का सही जवाब सी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार एवं दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंदनी कृषक योजना का प्रारंभ किया गया। प्रारंभिक चरण में यह योजना कितने मंडलों में जो है प्रारंभ की जाएगी? तो 142 का सही जवाब है 10 मंडलों में प्रारंभ की जाएगी, जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 143। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसी भारत का प्रथम सौर शहर घोषित किया गया है? तो सौर शहर घोषित किया गया है, सांची को घोषित किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। सितंबर 2023 में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 1989 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1987 में उन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 144 में देखा जाए तो जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही है यानी दूसरा कथन सही है, जो कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नहीं, माफ़ कीजिए, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। माफ़ कीजिए, दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा मास्टर कार्ड इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? मास्टर कार्ड इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार को। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है इंफ्रा बिल्ट समिट 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया और इसका आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। सितंबर 2023 में देश के पहले लाइट हाउस जो है फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन पणजी में किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सभी सही सुमेलित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। सितंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध जो है ऑन्कोलॉजिस्ट को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। सितंबर 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इसके अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की सूची में सबसे स्वच्छ वायु किस शहर की है? तो यहाँ पे देखा जाए सबसे स्वच्छ वायु जो है इंदौर शहर की है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही ध्येय IAS का यूपी PCS के लिए पहले नंबर का टेस्ट पेपर का यहीं पे समापन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।